हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की कि कैसे आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। भले ही अभी आपका जो इंग्लिश का लेवल हो वो 0 हो या फिर आप एवरेज भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे आप इसको एडवांस लेवल पे ला सकते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके साथ ही मैं बताऊँगी कि क्या सोर्सेज होने चाहिए आपकी पढ़ाई के, कितना नंबर आपको टोटल इंग्लिश में चाहिए, कम से कम कितना नंबर चाहिए, और इसके साथ ही कि कितना टाइम आपको देना है इंग्लिश के लिए। मैं सारी चीज़ों पर डिस्कस करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज़ की। अभी कामयाबी मुबारक सेल स्टार्ट हो गया है। ये सेल चलेगा 1 मई से 3 मई तक। तो 1 तो बीत चुका है, अभी आपके पास 2 और 3 मई का टाइम है। इस पास में आपको मिलेगा 360 रुपीज़ का ईयरली पास, जो कि 12 मंथ्स के लिए होता है। और इसके ऊपर अगर आप स्टेनो कोड यूज़ करते हैं तो 39 रुपीज़ का एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलेगा। इसके परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है तो ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। अभी ऑफ़र भी चल रहा है, ऑफ़र ख़त्म हो उससे पहले ले लीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना नंबर आपको चाहिए इंग्लिश के पोर्शन में, तभी आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत आपको इस सेक्शन के लिए करनी है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में जो सेक्शन है वो इंग्लिश का है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं इसमें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके अपना नंबर ओवरऑल बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में स्कोर कर लेंगे उतना आसान आपके लिए मेरिट लिस्ट में आना हो जाएगा। मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बता रही हूँ कि मुझे मेरे ख्याल से लगता है कि 85 से 90 नंबर तक तो आपका इंग्लिश में होना ही चाहिए। अगर आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, अपनी मनपसंद सिटी में जॉब चाहिए और फाइनल लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है, तो 85 से 90 नंबर तक तो आपका होना चाहिए। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है इसी में से 5-10 नंबर अपने लिए घटा लें, लेकिन अनरिजर्व्ड के लिए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और ये मत सोचे कि 85 या 90 नंबर बहुत ज़्यादा है जो कि स्कोर नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। एसएससी स्टेनोग्राफर में इंग्लिश जो अभी तक पूछी जाती है वो बाकी एग्ज़ाम से काफ़ी इजी है, तो आप आराम से ये स्कोर कर सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के, बिना तैयारी के आप ये स्कोर कर पाएंगे। ऑब्वियसली आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी इतना मार्क लाने के लिए। बट ये भी अच्छी बात है कि आपके पास अभी बहुत सारा समय भी है। अगर इस समय को आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि आपका इतना मार्क्स ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कितना टाइम आपको एग्ज़ाम में देना है इस सेक्शन के लिए। आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। मेरे ख्याल से इंग्लिश को आपको 1 घंटा तो देना चाहिए। 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा आप दे सकते हैं, पर 1 घंटे से ज़्यादा आपके पास समय नहीं रहेगा इस पोर्शन के लिए। 1 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए। इतने में ही आपको सारा क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हो, चाहे पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो या फिर बाकी जो ग्रामर पूछे जाते हैं वो सेक्शन हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको इस पोर्शन के लिए 1 घंटा या उससे कम देना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। मैंने बुक लिस्ट की वीडियो में आपको सारी बुक्स बता दी है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। आप बिल्कुल बिलो एवरेज है तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, आप एवरेज हैं तो कौन सी बुक लेनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आपको सिर्फ एक बुक पे रहना है, मतलब एक बुक को आप ट्रस्ट कीजिए और वही पढ़िए। अब कैसे, जैसे मैंने बताया कि आप एसपी बख्शी ले सकते हैं, केडी कैंपस ले सकते हैं, प्रिंट टू पैरामाउंट ले सकते हैं। जो लोग एवरेज स्टूडेंट हैं वो ये 3 में से कोई एक बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि तीनों ही बुक लेकर पढ़ रहे हैं कि अरे इसमें कुछ छूट गया होगा, उसमें कुछ छूट गया होगा। आप इनमें से एक कोई बुक ले लीजिए और उसी को कई बार रिवाइज कीजिए, कई बार पढ़िए। अब अगर आप बिलो एवरेज हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, या फिर आता था मैं भूल गया हूँ, या एवरेज से मैं पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, तो फिर आप रेन एंड मार्टिन से स्टार्ट कीजिए। रेन एंड मार्टिन की मैंने बुक बताई हुई है और बुक लिस्ट वाले वीडियो में मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं सारी बुक्स का कि कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। पहले आप बेसिक बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए रेन एंड मार्टिन से, और उसके बाद जो मैंने 3 ये बुक बताई हैं, एसपी बख्शी, केडी कैंपस, प्रिंट टू पैरामाउंट, इन 3 में से कोई एक बुक उसके बाद आप पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं तैयारी की कि कैसे आपको करना है। देखिए अभी आपके पास लगभग 10 महीने का समय है। आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो होने वाला है 2023 में, 2023। तो आपके पास काफ़ी समय है, 10 महीने का लगभग समय है। अब इस 10 महीने को आपको बिना एक दिन गवाए यूज़ करना है। अगर आपने आज से जो नया साल शुरू हुआ था आपने 4 महीने गवा दिए हैं, अप्रैल तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आपके पास बहुत अच्छा समय है। अब इस समय को मत गवाइएगा अगर सच में आप जॉब चाहते हैं तो। इन 10 महीने को कैसे आपको यूज़ करना है, पहले 4 महीने में आपको करना है सिलेबस प्लस प्रैक्टिस। मतलब इन 4 महीनों में तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे जैसे आपका वोकैब सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका ग्रामर सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ सिलेबस की बात कर रही हूँ, मतलब आप बुक पढ़ के ख़त्म कर दो। अगर मान लीजिए 4 महीने से पहले भी आप बुक कंप्लीट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वापस से उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगले के जो 6 महीने आपके पास बच जाएंगे उसमें आपको करना है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़, आपको यही करना है 6 महीने। अब ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि आप ये मत सोचिए कि एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया तो आपको सब आ जाएगा, या फिर आप इस बात से घबराइएगा नहीं कि आपने एक बार पूरी बुक पढ़ ली तो भी आपको क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे, तो भी आप टेस्ट सीरीज़ करते तो आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। हर किसी को भूलने की आदत होती है। एक पूरी बुक याद करना, उसमें हज़ारों जो रूल्स होते हैं इंग्लिश में, वो याद करना बहुत टफ़ है। मैं जानती हूँ, सारे लोग जानते हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बुक पढ़ने से आपको नहीं आ जाएगा कि आप फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको उस बुक को 3-4 बार रिवाइज़ करना है। एक बार पढ़िए, पूरा पढ़ के ख़त्म कीजिए, ख़त्म हो गया फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से पढ़िए। और जब भी आप पढ़ रहे हैं तो जो भी आपको टफ़ रूल्स लगते हैं, आपको लगता है कि ये मुझे नहीं याद होता, उसको हाईलाइट कीजिए या फिर एक नए कॉपी में लिखिए कि ये टफ़ रूल्स हैं जो मुझे नहीं याद होते हैं नॉर्मली। तो उसको आप बार बार जब रिवाइज करेंगे तो जो टफ़ भी है वो आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि एक बार मैंने पढ़ लिया तो मेरा आ जाना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको रियलिटी फेस करनी है, और रियलिटी फेस करेंगे उसके बाद ही आप अपनी कमियों पे अपनी कमियों पे काम कर पाएंगे, और उसके बाद ही आप उनसे आगे निकल पाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया। आपको कई बार उसको रिवाइज करना है, कई बार रूल्स जो हैं आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने हैं एक्सेप्शंस पे। चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी कमीशन हो या कोई भी बोर्ड हो, जो भी एग्ज़ाम कराते हैं, उनका सबसे फेवरेट पार्ट यही होता है, क्योंकि जो बेसिक रूल्स होते हैं वो तो आप बचपन से पढ़ते आते हैं। आपको जब से इंग्लिश पढ़ाई जाती है तब से आप पढ़ते आते हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। लेकिन क्यों एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं? क्योंकि ये थोड़े अलग होते हैं और इसी में आपको टेस्ट किया जाता है कि आपने एग्जैक्टली कितना पढ़ा है, क्या आपने सच में पढ़ाई करी है या ऐसे ही आगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना और आपको कोई एक्सेप्शंस दिखे तो उसको अलग पेन से या अलग हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि आपको जब आप रिवाइज करने आए ना तो आपको पता रहे कि अच्छा ठीक है, मतलब ये जो कलर से हाईलाइटेड है वो एक्सेप्शन का पार्ट है, और आप जब आपका एग्ज़ाम होगा तो भी आप लास्ट टाइम में उसको देखकर जा सकते हैं। ऐसे आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा कि आपको बार बार ये नहीं लगेगा कि पूरी बुक रिवाइज करनी है। आपने हाईलाइट किया होगा तो आपको पता होगा कि बस इतना मुझे पोर्शन रिवाइज करना है। अब इंग्लिश के लिए अगर आप दिन में 2 घंटे भी देते हैं या 3 घंटे देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय, मतलब आराम से आप 4 महीने में जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने टाइम टेबल वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि आप एक दिन 2 दिन रख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने बताया था आपको टाइम टेबल वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लें, उससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आपको 6 दिन का लेकर प्लान चलना है। एक दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, आधा दिन या एक दिन पूरा। अब इन 6 दिनों को आपको हर सब्जेक्ट के लिए बांटना है, 2-2 दिन आप बांट सकते हैं। तो आप इंग्लिश को 2 दिन देंगे, उसमें एक दिन आप वोकैब पढ़ सकते हैं और एक दिन आप ग्रामर पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आप चाहें तो एक ही दिन में ग्रामर आधे दिन और आधे दिन आप ये वोकैब पढ़ें, और या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक दिन पूरा ग्रामर पढ़ें, एक दिन पूरा
पूरा वो क्या पढ़े, ऐसे आपको बांटना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि संडे को आधा दिन आप रेस्ट लीजिए, आधे दिन में आपको रिवीजन करना है कि जो भी आपने एक वीक में पढ़ा है वो रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके इंग्लिश में और जीएस में भी, लेकिन इंग्लिश की आज हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। आप खुद देखते होंगे जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, मुझे तो सभी आ रहा है, आपको समझने में उसको शायद दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद ही नहीं आता है, आपको समझ ही नहीं आता कि इसमें नाउन में गलती करें या फिर आर्टिकल को देखें या फिर प्रीपोजिशन को देखें या वर्ब को देखें, आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम एरर देखें तो किस में देखें। ये चीज़ आपको क्लियर होगी रिविज़न से ही। आप जितना रिविज़न करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका क्लियर होते जाएगा। तो रिविज़न और प्रैक्टिस दोनों को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सिलेबस पढ़ना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिविज़न करना और प्रैक्टिस करना। तो आप जैसे मैंने टाइम टेबल बताया था वैसे ही आप फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन मेहनत से भी नहीं भागना है। ऐसी मेहनत नहीं करनी है कि आपके मेंटल पीस को प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा भी लेज़ी नहीं हो जाना है कि अरे यार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जॉब चाहिए तो पक्का से ये आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आपको पहले 4 महीने में सिलेबस और प्रैक्टिस करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे। सिलेबस आपको पढ़ना है बुक लेकर स्टार्टिंग से, जैसे भी आप जो भी टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं। और क्या टॉपिक पढ़ना है अभी मैं वो बता देती हूँ। अगर बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि शुरू से कौन सा टॉपिक पढ़ें ये समझ में नहीं आता। किसी बुक में वर्ब से स्टार्ट होता है, किसी बुक में नाउन से स्टार्ट होता है, किसी बुक में टेंस से स्टार्ट होता है, किसी बुक में नरेशन से स्टार्ट होता है। तो पहले क्या पढ़ना चाहिए वो मैं अपने हिसाब से बता दूंगी, बाकी आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बुक में जैसे जैसे दिया है वैसे ही मैं पढ़ लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं है, तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं बता देती हूँ कि आपको सिलेबस के साथ प्रैक्टिस कैसे रखनी है। जैसे सिलेबस आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए आप इस समय नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ते जाइए। जब वो चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए तो आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा है सिर्फ वही प्रैक्टिस करनी है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे लगाएंगे, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, उसमें नाउन के जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो आपको लगाने हैं, देखने हैं कि हाँ उसमें से क्वेश्चन आए हैं। और भी जो भी आपके पास प्रैक्टिस की बुक होगी, चाहे एमबी पब्लिकेशन की, चाहे हो जो मिरर ऑफ कॉमन एरर हो, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक की बुक होगी, उनसे आप नाउन के जो क्वेश्चन है वो छाट के देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ये लगाना चाहिए कि आप गूगल पे या फिर कोई आपने ऐसा पेज फॉलो किया होगा, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, या आप कोई बुक अलग से कोई मान लीजिए आपके पास बुक है प्लेन टू और मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक है, और किसी और के पास और कोई प्रैक्टिस बुक है, आपके फ्रेंड के पास, आपकी सिस्टर के पास, आपके ब्रदर के पास, तो उनकी भी बुक लेकर आप उनके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप पढ़िए उससे कहीं ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। आप पहले एक टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ से भी, गूगल से भी आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप सॉल्व करिए। इससे आपका दिमाग जो है बहुत बहुत शार्प हो जाएगा और आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। मैंने कई बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हम सिर्फ अपने दिमाग को इनपुट देते जाते हैं, मतलब कि हाँ पढ़ते जाते हैं। तो जब सिर्फ इनपुट ले रहा है दिमाग तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है और ये कभी भी क्वेश्चन आए तो मैं आराम से कर लूँगा। लेकिन जब हम दिमाग से आउटपुट लेने जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें तो वो रूल याद ही नहीं आ रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग को ट्रिक करना कि वो आउटपुट भी आपको बहुत अच्छा दे सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आए कि आपको क्यों प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्यों आपको सिलेबस पढ़ना तो है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो इन 4 महीनों में आपको ये करना है। बाकी के जो 6 महीने बचेंगे इसमें आपका 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। बाकी के 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट और उससे भी ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज़ करनी है। एक बार आपकी टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाए दोबारा लीजिए और दोबारा करिए। थोड़े पैसे आपके लगेंगे आई नो, लेकिन
इस मतलब आपके थोड़े पैसे अभी लगेंगे, ये इन्वेस्टमेंट होगा आपको बाद में एक बहुत बहुत अच्छी लाइफ देने के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे आप टॉपिक चूज़ करेंगे, कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। जो सबसे सिंपल वे होता है इंग्लिश पढ़ने का, तो वो ऐसे होता है कि आप टेंस पहले पढ़िए। आई नो कि आप सोचेंगे कि टेंस कैसे पढ़ेंगे, उसमें तो वर्ब की फॉर्म होती है तो हमें वो याद ही नहीं होगा, वर्ब हमने पहले नहीं पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो कैसे हम टेंस पढ़ पाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। आई नो कि आप ठीक ठीक वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वो आप याद करके तुरंत तुरंत नहीं लगा पाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी सी गलती करेंगे, पर आपको पहले टेंस समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहले आप भले ही कोई वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म आपको याद ना हो, बट आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में, ये अगर पास्ट टेंस है तो इसमें कम से कम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। इसलिए सबसे आसान है कि आप पहले टेंस से स्टार्ट कीजिए। टेंस के बाद आपको स्टार्ट करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन से स्टार्ट कीजिए, कंजंक्शन तक ख़त्म कीजिए, सारे पढ़ लीजिए। इसमें भी आपको पता है कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ लेंगे और टेंस आप पढ़ लेंगे तो जान लीजिए आपका 70% जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया, मतलब कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। अब नेक्स्ट आपको इन्वर्जन पढ़ना है, जो सेंटेंस का इन्वर्जन होता है। इसके बाद क्वेश्चन टैग पढ़ना है, ये सब जो बाकी के टॉपिक्स बचे वो सारे पढ़ने हैं। इसके बाद आपको नरेशन वॉइस पढ़ लेना है। नरेशन और वॉइस में आपको इतना समय नहीं लगेगा और इतना टफ भी नहीं लगेगा। एक बार जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, तो आपको वॉइस में और नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक एक दिन का समय देकर इन दोनों को पढ़ सकते हैं, और अगर आप दो दिन भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो आपके लिए मोर देन इनफ है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आना है आपको क्लोज टेस्ट पे और कॉम्प्रिहेंशन पे। ये दोनों पार्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई नो कि आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं एक अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगी क्लोज टेस्ट पे भी और कॉम्प्रिहेंशन पे भी, मतलब जो पैसेज पूछा जाता है उन दोनों पे भी अलग अलग कि क्या क्या ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और कैसे आप इसकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, कैसे आपको ये जो पैसेज होता है वो अच्छे से आपको समझ में आए, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको तैयारी आपकी कैसे लेके जानी है। इसके साथ ही आपको वोकैब पार्ट भी लेकर चलना है। वोकैब के लिए मैं एक और अलग से वीडियो ले आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, कैसे आपको याद होगा और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब को आप अपने जो डिक्शनरी है उसको उसमें शामिल कर सकते हैं, कैसे आप सारी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको याद कर सकते हैं और कैसे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि ऐसा आपको नहीं करना है कि आप ग्रामर ये सोचिए कि ग्रामर में पूरा पढ़ लेता हूँ उसके बाद वोकैब स्टार्ट करूँगा। ये बहुत गलत तरीका है आपका, ना कभी ग्रामर ख़त्म होगा और ना कभी आप वोकैब स्टार्ट कर पाओगे। आपको चाहिए कि जब जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं उसके साथ ही आपको वोकैब लेकर चलना है। वोकैब कहाँ से पढ़े, मैंने पहले भी बताया है कि ब्लैक बुक से आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें सिर्फ वोकैब दिया है तो आपके लिए आसान भी होगा। लेकिन अगर आप ब्लैक बुक नहीं लेना चाहते तो MB पब्लिकेशन के जो पीछे पार्ट पे वोकैब दिए हैं वो सारा आपको पढ़ना है। और इसके साथ ही जो भी आप ग्रामर की बुक लेंगे उनके साथ भी सिनोनिम सेंटोनिम सारी चीज़ें दी रहती है। जैसे अगर आप नीतू सिंह की बुक लेते हैं तो उसके पीछे भी आपको सारे वोकैब मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी आप जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो नए नए वर्ड्स आपके लिए आते जाएंगे, वहाँ से भी आपका तैयार हो जाएगा। अब ये तो सारी बातें हो गई कि कैसे कैसे आपको टॉपिक्स लेने हैं और कैसे कैसे पढ़ना है, किन किन दिनों में आप पढ़ सकते हैं, और ग्रामर के साथ ही आपको वोकैब भी लेकर चलना है, इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एकदम और इसको अच्छे से तोड़ते हैं और अच्छे से बताते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ एक टीचर को आप फॉलो कीजिए या फिर आप टॉपिक वाइज पढ़िए। अगर मान लीजिए आप ऐसे हैं
कि आप सिर्फ टॉपिक सर्च करते हैं, जैसे कि आपको आज नाउन पढ़ना है तो आपने यूट्यूब पे नाउन सर्च किया, जिसका भी वीडियो आया आपको थोड़ा सा भी वो टीचर पसंद है, तो आपको पता है कि वो सही पढ़ाता है, तो आप उसी की वीडियो देख लीजिए, बस आपका हो गया। उसके बाद आप बुक पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। आपको 50 वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है नाउन पे, क्योंकि इससे आप सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। तो बस आपको ऐसे ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, पहला बुक और दूसरा कोई एक टीचर। और मान लीजिए कि आप टॉपिक वाइज नहीं सर्च करते हैं, आपने किसी एक टीचर को फॉलो कर रखा है कि वो जब जब जो जो पढ़ाएगा वही मैं पढ़ूंगा, तो भी सिर्फ आपको उसी को फॉलो करना है, जो भी टीचर आपको लगता है कि ये अच्छा पढ़ाता है। मैं पहले भी यूट्यूब चैनल्स के बारे में बता चुकी हूँ, अगर उनमें से आपको कोई पसंद आए तो वो ठीक है, अगर आपको कोई तीसरा पसंद आता है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी एक पे भरोसा कीजिए और उन्हीं को फॉलो कीजिए। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो फिर आप किसी को भी मतलब देख सकते हैं, लेकिन उस टॉपिक से सिर्फ एक वीडियो देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और टाइम के साथ ही आप मेंटली भी बहुत हैरेस होंगे, क्योंकि मतलब जितने लोग उतनी तरह की बातें, फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि एक टीचर को फॉलो कीजिए, एक बुक को फॉलो कीजिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अपनी जो कमज़ोरी है, जो वीकनेस है आपकी, उसको आपको पहले पता लगाना है और उसी पे काम करना है। वीकनेस क्या हो सकती है आपकी? जैसे किसी को नाउन बहुत आसान पार्ट लगता है, जो प्रिपोजिशन होता है वो काफ़ी टफ लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रिपोजिशन बहुत आसान लगता है, वर्ब का जो पार्ट होता है वो बहुत मुश्किल लगता है। तो अपने आप को पहचानिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको करने में आपको दिक्कत आती है, जिनमें एरर ढूंढने में आपको दिक्कत आती है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे वर्ब में दिक्कत होती है, तो आप वर्ब पे ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि नाउन को मैं बस इतना टाइम दूंगा, 2 दिन दूंगा, ऐसे वर्ब को भी मुझे 2 दिन देना है, प्रिपोजिशन को भी 2 दिन देना है, ऐसा नहीं होता। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, उसको कस्टमाइज कीजिए। अगर आपको नाउन अच्छे से आता है, एक बार पढ़ के आपको समझ में आ गया, तो नाउन पे उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप वही टाइम नए जो चैप्टर्स हैं जिसमें आपको दिक्कत होती है उसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो तरीका है तो आपको करना ही है। इसके साथ ही आपको मोटिवेटेड हमेशा रहना है। आप अपना एक तरीका ढूंढ लीजिए जिससे आपको लगता हो कि आप मोटिवेट होते हैं। जैसे मेरे चैनल पे जो ऑफिस की वीडियो है उसको आप बार बार देखा कीजिए, आपको लगेगा कि एक दिन मुझे इस ऑफिस में बैठना ही बैठना है, या ये इज़्ज़त मुझे पानी ही पानी है, ये सुविधाएं मुझे पानी ही पानी है। ये जब आपके दिमाग में चलता रहेगा ना, तो आपका नहीं भी मन करेगा पढ़ने का, तो भी आप उठकर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए कि आज मेहनत कर लेता हूँ, आज से 1 साल बाद 2 साल बाद ज़रूर इस सीट पर बैठा रहूँगा। तो ये तरीका है एग्जैक्टली पढ़ने का, जिससे आप अगर आप 0 पर भी है ना, तो भी आप एडवांस लेवल तक आराम से पहुंच सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वो आप ही कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको स्क्रीन के थ्रू आपको बता सकती हूँ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये तरीका है, वो तरीका है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो मैं कितना भी यहाँ से बोल दूँ, आपके जो जीवन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप टिप्स लीजिए दूसरों से, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, लेकिन उसको अपने जीवन में अमल करना तो आप ही का काम है। इसलिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। आई नो मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है, सभी का हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। और एक बार आप जब पढ़ना छोड़ देते ना, जैसे कि आपने गैप कर दिया, 1-2 दिन आपने नहीं पढ़ा, तो फिर आप तीसरे दिन आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, सबको होती है, बहुत नॉर्मल है। इस चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को, अपने मन को समझा कर बार बार बैठाने की ज़रूरत है कि ठीक है, अभी थोड़ा कष्ट होता है तो कोई बात नहीं, कष्ट झेल लेते हैं, बाद में यही चीज़ हमें फ़ायदा करेगी। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो चलेगी बहुत बढ़िया। जैसे कहते हैं ना कि बॉडी बनाने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, तो जिम तो होता है कष्टदायी होता है, लेकिन बाद में आपको पता है ना कि बाद में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वैसे ही हर चीज़ का रिजल्ट आने में देर लगता है, आपको मेहनत पहले ही करनी पड़ती है। आप एक बार ये कष्ट झेल लोगे तो आपकी लाइफ भर के लिए वो कष्ट खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मोटिवेशन भी मिला हो, तैयारी करने का तरीका भी मिला हो, और आप आज से ही फिर से
बिल्कुल अपने अंदर एनर्जी लेके तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अभी रीजनिंग, जीएस सबके बारे में मैं जो वीडियोस हैं वो लाती रहूँगी। क्लोज टेस्ट का अलग से मैं वीडियो ले आऊँगी, क्योंकि आई नो क्लोज टेस्ट में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। पैसेज का भी अलग से वीडियो ले आऊँगी। इसके अलावा वोकैब पार्ट का भी अलग से वीडियो ले आऊँगी। सब्जेक्ट वाइज भी अपना चलता रहेगा। और भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मे भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं वो कमेंट्स पढ़ के उस पर वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड ऑल द वेरी बेस्ट।